अब हम नृशास्त्रीय अनुसंधान के प्रकार के बारे में जानेंगे। इसमें जो पहले प्रकार को लिया गया है वह है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी एक प्रकार का नृशास्त्रीय अनुसंधान है जिसमें दो या दो से अधिक सांस्कृतिक समूहों की तुलना की जाती है, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब तक हम लोग जब अध्ययन कर रहे थे एथनोग्राफिक रिसर्चेस की, तो उसमें एक ही समूह की बात हो रही थी, एक ही कम्युनिटी, एक ही समुदाय की सांस्कृतिक उनके जो आयाम थे उस पर दृष्टिपात किया गया था। इस एथनोलॉजी रिसर्च में दो समूहों के बीच में, दो सांस्कृतिक समूहों के बीच में तुलना इसलिए की जाती है कि जिससे कुछ जो सामान्य पैटर्न्स हैं वह उजागर हो सकें, या सामाजिक व्यवहार के जो भी नियम हैं, जो भी कानून हैं, जो मापदंड हैं, वह अध्ययन किए जा सकें। तो जिससे कि इसमें दो समूहों के जब हम अध्ययन करते हैं, जो सांस्कृतिक समूह हैं, तो उनमें हम लोग ये अध्ययन करने की कोशिश करते हैं कि उनमें क्या क्या समानताएं हैं या क्या विषमताएं हैं, उनमें कौन कौन सी जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनका जो कम्युनिकेशन पैटर्न है, या फिर उनके जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, इस तरीके की चीज़ें दोनों में किस तरीके की समानताएं हैं, या फिर विषमताएं हैं तो वह किस प्रकार की विषमताएं हैं, असमानताएं कहाँ कहाँ हैं, वहाँ पर उनकी धारणाओं में, उनके नॉलेज ज्ञान में, या फिर उनके अभिवृत्तियों में, उनके जो सांस्कृतिक जो अभ्यास हैं, जो उनकी प्रथाएं हैं, उनमें जो उनके पारंपरिक तौर तरीके हैं, वो सारी बातें हम दो समूहों के बीच में उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए, जो परिवार में किस तरीके के अभ्यास हैं, प्रथाएं हैं, वहाँ जो सदस्य हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, उनका किस तरीके से आपस में संबंध है, किस तरीके का कम्युनिकेशन पैटर्न चलता है, या फिर उनका किस तरीके से वर्चस्व किसका है उस परिवार में। तो इस तरीके से ये फैमिली प्रैक्टिसेस दो सांस्कृतिक समूहों के बीच में हम लोग तुलना करके अध्ययन कर सकते हैं। या फिर शिक्षा की क्या तरीके हैं, शैक्षिक बच्चों को शिक्षा देने की क्या प्रथा है उस परिवार में, या उस समाज में, उस सांस्कृतिक समूह में, इसका भी दो समूहों के बीच में या उससे अधिक समूहों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। जहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन की बात होती है तो उसमें एक जो उदाहरण मेरे जो यहाँ पे हमने प्रस्तुत किया है कि हमारे देश में एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारी जो सोसाइटी है, ग्रामीण सोसाइटी, वहाँ पर एग्रीगेरियन सोसाइटी है, और जो शहर में है जहाँ पर कि इंडस्ट्रियल, जहाँ पर कि कल कारखाने, औद्योगिक संस्थाएं ज़्यादा हैं। तो ऐसे में ये भारत के ही या भारत के बाहर हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो नेपाल है, चाहे श्रीलंका है, चाहे बांग्लादेश है, तो उनमें भी देखा जा सकता है कि एक तो जहाँ कृषि कार्य ज़्यादा लगा हुआ है, कृषि एग्रीगेरियन सोसाइटी है, और दूसरा ऐसा जहाँ पे औद्योगिकरण वाले शहर हैं, उनमें जो लोग रह रहे हैं, परिवार रह रहे हैं, वो किस तरीके के उनमें अंतर है या समानता है, ये अध्ययन का विषय वस्तु हो सकता है। हम देखते हैं कि सामान्यतः जब हम कृषि प्रधान जो समाज है, जो ग्रामीण परिवेश में रह रहा है, तो वहाँ पर एक जॉइंट फैमिली की
की व्यवस्था होती है, जिसमें कि सभी परिवार के सदस्य, उसमें माता पिता, बच्चे, बच्चों के दादा दादी, उनके बच्चों के बुआ चाचा ताऊ, इस तरीके से यह परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं। तो इस तरीके की जो परिवार है, इसमें किस तरीके की मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनका आपस में किस तरीके से संप्रेषण है, उनके क्या विचार हैं, उनके क्या परंपराएं हैं, वो परंपराएं जो चली आ रही हैं वो कौन सी परंपराएं हैं, वहाँ पर किस तरीके से कार्य का आवंटन है, किसका दायित्व बाहरी कार्यों के लिए है और घरेलू कार्यों के लिए किसका दायित्व है, वहाँ पर बच्चों की शिक्षा की क्या व्यवस्था है और उस व्यवस्था को कितना महत्व दिया जाता है, उनके क्या सोच हैं, क्या विचार हैं, उनके पहनावे, उनके खान पान, उनकी दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या ऐसे जो ग्रामीण परिवेश में है उनकी कैसी है, और इन सभी बातों की जो कल्चर को दिखाती हैं, जो सांस्कृतिक जो आयाम को प्रकट करती हुई बातें हैं, इन सब बातों की तुलना हम जो शहरी औद्योगिक क्षेत्र में जो परिवार रह रहे हैं, भारतीय ही परिवार हैं, तो उनकी क्या उनमें दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। हम देखते हैं कि जो शहर में जो परिवार रहते हैं वो परिवार अधिकतः एकल परिवार होते हैं, जिसमें कि माता पिता और बच्चे तक ही सीमित रहते हैं। तो ऐसे में जो पारंपरिक जो मूल्य हैं, पारंपरिक जो पोशाक हैं, पारंपरिक खान पान है, वो क्या वैसे ही है जैसे कि वो ग्रामीण परिवेश में जो भारतीय परिवार रह रहा है, जो संयुक्त परिवार जिसे हम कहते हैं, और जो यह परिवार है, तो ये जो छोटा सा परिवार है, इनमें परिवार के सदस्यों की भूमिकाएं क्या वैसी ही हैं जैसे कि ग्रामीण परिवेश में जो परिवार के सदस्य रहे हैं। जो माताएं हैं, जो ग्रामीण परिवेश में है माताएं, उनकी क्या भूमिका है घर गृहस्थी में, बच्चों के लालन पालन में और बाहरी कार्यों में, या फिर अर्थ व्यवस्था के वित्तीय व्यवस्था को देखने में किस तरीके से धन का उपयोग करना है, कितना खर्च करना है, नहीं करना है। तो वही क्या जो शहरी क्षेत्र में है उनके साथ इन बातों का तुलना करना भी हो सकता है। इसमें जो कस्टम्स हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, क्या वो रीति रिवाज जो भारतीय परिवार है वो जो ग्रामीण परिवेश में वैसे ही रीति रिवाज क्या शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार में भी अनुपालन किए जा रहे हैं, वही रीति रिवाज वहाँ भी चलन में है कि नहीं। यहाँ पर यह भी देखने की है कि यहाँ पर लोगों की क्या एस्पिरेशंस हैं, उनकी क्या स्पृहा है, जो परिवार शहर में रह रहे हैं और जो परिवार जो ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं। इसी तरीके से इनके एम्बिशंस क्या हैं, किस बात को वो बहुत मूल्य देते हैं, किसको वो आदर्श मानते हैं, और किसके लिए वो उनके जीवन में वो मुख्य बात कौन सी है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखने की बात होती है। इस संदर्भ में एक उदाहरण जो मुझे अभी याद आ रहा है कि केवल ग्राम में ही नहीं, शहर में भी कुछ संयुक्त परिवार हैं, और ऐसा एक कुछ दिनों 2 दिन पहले अखबार में देखा था कि एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक शहर में एक ऐसा परिवार है जो संयुक्त परिवार है, जिसमें 64 सदस्य एक साथ रहते हैं, और परिवार का मुखिया एक है जो बड़े भाई हैं, और 2 भाइयों का परिवार संयुक्त रूप से एक साथ रहता है। तो यहाँ जो संयुक्त परिवार, इनकी भी तुलना हो सकती है कि संयुक्त परिवार जो एक शहर में रह रहा है, भारतीय परिवार भारत के एक शहर में, और दूसरा उसी शहर में दूसरा जो एकल परिवार है, उन दोनों के सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स में, सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं की तुलना की जा सकती है।
तो इस तरीके से हम अभी 2 ही की बात कर रहे हैं, इससे अधिक 2 या 3 परिवारों की भी हो सकती है, जहाँ पर एक संयुक्त बड़ा परिवार है, जैसा हमने एक उदाहरण दिया, बहुत सारे सदस्य 64 सदस्य हैं। एक ऐसा परिवार जिसमें 4 ही लोग हैं और जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं। और एक और तरीके का परिवार है जिसमें कि सिंगल मदर, केवल माँ है, चाहे पिता है और बच्चा है। तो इस तरीके से इन 3 परिवारों की जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो आयाम हैं, उनकी तुलना की जा सकती है एथनोलॉजिक रिसर्च में। एक और उदाहरण जो यहाँ पे दिया जा सकता है कि जैसे कि संथाल परिवार हैं, संथाल लोग जो ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, और कुछ संथाल 2 पीढ़ियों पूर्व आके शहर में बस गए और वहाँ रह गए। तो इन 2 संथाली परिवारों के तौर तरीके, रीति रिवाज, उनके बोलचाल, उनकी भाषाएं, क्या वो समान हैं? उनके जो पूज्य हैं, आराध्य हैं, और उनके जो तीज त्योहार है वो जो मनाते हैं, क्या वो वही समान है? उनके सोच, उनकी विचार, उनके आगे के लिए उनकी जो एम्बिशन है, उसमें क्या कोई अंतर है? तो ये देखा जा रहा है, एक अध्ययन चल रहा है जिसमें देखा गया कि जो शहर में जो गए परिवार और वो 2 पीढ़ी पूर्व वहाँ चले गए, और उनके बच्चे और इसी तरीके से जो ग्रामीण परिवार हैं जो वहीं रह रहे हैं, उनके बच्चों में किस तरीके से साम्यताएं हैं और किस तरीके से विषमताएं हैं। तो ये देखा गया कि जो भौगोलिक ज्ञान की बात हम करते हैं, तो जो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं, उनके भौगोलिक ज्ञान, प्रकृति से जुड़ा हुआ जो ज्ञान जो शहर में बच्चे रह रहे हैं उनसे अधिक है। जो ग्रामीण परिवेश में बच्चे रह रहे हैं, उन्हें मृदा के प्रकार पता है कि ये इस मिट्टी से क्या होता है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, कौन से मिट्टी से खेल खिलौने बनाए जा सकते हैं। उन्हें ये पता है कि हम परछाई को देख करके हम समय को कैसे बता सकते हैं। उन्हें पशु पक्षियों और वनस्पतियों के बारे में पता है, वनस्पतियों के औषधीय गुण की उनको ज्ञान है। इस तरीके से जल सरोवर क्या हैं, अलग अलग तरीके से जल संचयन की क्या व्यवस्था है और उनके अलग अलग नाम क्या हैं, कृषि के जो कारोबार है उसके बारे में उन्हें ज्ञान है। लेकिन जब हम जो शहरी क्षेत्र में वही संथाल बच्चे हैं, उनसे जब ये भौगोलिक ज्ञान के बारे में जानकारी ली गई, तो ये देखा गया कि उनकी भौगोलिक ज्ञान में जो प्राकृतिक ज्ञान है इन बच्चों की तुलना में कम है, और वो ज़्यादा किताबी ज्ञान है, पुस्तकीय ज्ञान है। तो इस तरीके से जैसे कि अपने छाया को देख करके समय को बतला देना, बादलों को देख करके बतला देना कि यह बरसेंगे कि नहीं, कि ये उड़ जाएंगे, ये जो कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे सक्षम थे बताने में। तो इस तरीके से ज्ञान भाषा में देखें तो दोनों में वहाँ भी कुछ अंतर दिखने को मिला। जैसे कि अंतर ऐसा था कि ग्रामीण परिवेश वाले संथाल बच्चे थे, अपनी जो उनकी प्रचलित भाषा है वो भाषा उनकी जो है उसमें बात कर सकते थे। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं अब वो भाषा बोल रहे हैं लेकिन टूटी फूटी, उतने अच्छे से धारा प्रवाह उसमें वो संवाद नहीं कर सकते। उसके स्थान पर जो दूसरी भाषा है, जहाँ वो बंगाल के ही दूसरे शहर में है, तो वहाँ की जो भाषा है उसमें अंग्रेजी या ऐसी भाषाएं वो सीख लिए हैं और अपनी भाषा में बोलना उतना धारा प्रवाह नहीं होता जितना कि ग्रामीण परिवेश के। तो इस तरीके से बोली भाषा कहीं अपने पर्यावरण से संबंधित ज्ञान जो उन्हें पारंपरिक रूप से
मिल रहे थे जो ग्रामीण परिवेश में है, यहाँ आके वो ज्ञान देख रहे हैं कि उन बच्चों में अब नहीं है। हाँ, कुछ जो उनके त्योहार हैं उनके बारे में उन्हें ज्ञान है, तो ये समानताएं हैं। कुछ खान पान में भी कुछ समानताएं हैं। परिधान जो हम देखते हैं, तो चूंकि शहर में आ गए हैं तो परिधान उनके थोड़े से, और वो शहर और ग्रामीण में बहुत अंतर नहीं है परिधान में भी, तो इस तरीके से वो नहीं है। और इसी तरीके से जो बुजुर्गों में और युवा हैं और जो बच्चे हैं उनमें जो संबंध है, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो शहर में परिवार रह रहे हैं वो अधिकतर एकल हैं, बहुत संयुक्त नहीं है, तो अभी तक जो देखा गया। तो इस तरीके से इसमें जो संबंध है माता पिता के बच्चों के साथ ही संभव हो पाया देखना, और वहाँ माता पिता बच्चे और दादा दादी के साथ भी हो पाया। तो इस तरीके से दो प्रकार की सांस्कृतिक जो समूह हैं उनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन करके हम जब कार्य करते हैं तो उसे हम एथनोलॉजी कहते हैं। इससे बहुत सारे कहीं कहीं जब शिक्षा के क्षेत्र में हम ये देखें तो हम ये किस तरीके का कल्चरल एनवायरनमेंट एक सरकारी विद्यालय में है, सांस्कृतिक जो हम वातावरण की बात करते हैं वह पर्यावरण एक सरकारी विद्यालय में कैसा है, और एक जो निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, या हम कॉन्वेंट कह सकते हैं, कॉन्वेंट विद्यालय हैं, उनके कैसे किस तरीके की सांस्कृतिक जो उसमें एनवायरनमेंट है, ये अध्ययन का विषय वस्तु हो सकता है। इसमें ये देखा जा सकता है कि इसमें किस तरीके से दोनों में सांस्कृतिक रूप से समानताएं हैं या विषमताएं हैं। तो ये एजुकेशन के शिक्षा के क्षेत्र में इसका भी अध्ययन किया जा सकता है। कौन से पैटर्न्स, कल्चरल पैटर्न्स हो सकता है कि कुछ ऐसे सांस्कृतिक पैटर्न हो जो दोनों विद्यालयों में समान रूप से स्पष्ट दिखाई दें, और हो सकता है कि कुछ परिपाटी दोनों की अलग अलग हो। कुछ चलन जो सरकारी विद्यालयों में है वो निजी या प्राइवेट या कॉन्वेंट विद्यालयों में ना हो। तो इस तरीके से जो संस्कृति के जो विभिन्न जो डायमेंशंस हैं, जो अलग अलग आयाम हैं, उनको ध्यान में रख करके अध्ययन किया जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में भी। तो बहुत सारे ऐसे अध्ययन हुए हैं कि किस तरीके से एक यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, विश्वविद्यालय स्तर पर भी किस तरीके का सांस्कृतिक वातावरण है विश्वविद्यालय में, एक विश्वविद्यालय में, और दूसरा कोई विश्वविद्यालय है उसके किस तरीके से सांस्कृतिक जो विमाएँ हैं उसी के समान है या अलग हैं। तो इस प्रकार से एथनोलॉजी में हम परिवारों को लेकर के अध्ययन कर सकते हैं, या फिर परिवारों में जो शैक्षिक जो प्रथाएं हैं वो कर सकते हैं, या दो समूह हैं या दो उपसमूह हैं, एक ही समूह के दो उपसमूह हैं, तो उनके बीच में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं ये देखा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वो विद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, जो सरकारी हैं, जो गैर सरकारी हैं, कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ धार्मिक संस्थाएं हैं जो शिक्षा प्रदान करती हैं, तो वो विभिन्न प्रकार की जो दो अलग अलग धार्मिक संस्थाएं हैं, तो उनमें क्या भारत में होने के कारण उनमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं, वो सांस्कृतिक रूप से हम ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से एम्स क्या है, विद्यालयों के एम्स क्या है, उनका दर्शन क्या है, उनके मूल्य क्या हैं, दोनों के अंदर अनुशासन को कैसे देखा जाता है, उसमें जो उस विद्यालय के क्या क्या तौर तरीके और रीति रिवाज हैं, इस तरीके से हम इनका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो एथनोलॉजी में जो उद्देश्य होता है कि हम दो सांस्कृतिक समूहों या दो
उप समूहों, एक ही सांस्कृतिक समूह के दो उप समूहों के बीच में या दो से अधिक समूहों के बीच में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और उनके बीच में जो समानताएं हैं या विषमताएं हैं उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं। एथनो हिस्ट्री, ये एक तरीके से जब हम नृशास्त्रीय इतिहास कह सकते हैं, तो यह विषय जो है, यह जो हमने रखा है एथनोग्राफिक रिसर्च के एक प्रकार के बारे में, ये अलग से, तो कुछ लोगों का मानना है कि जब हम एथनोग्राफिक रिसर्च किसी समूह का करते हैं तो कहीं उसके साथ ही इसका अध्ययन भी होता है और कहीं कहीं केवल इसी पर फोकस होता है। तो इस जो एथनो हिस्ट्री है, इसमें जो एक लोगों के एक समूह है, व्यक्तियों का समूह है, उनके सांस्कृतिक जो उनके पूर्वजों द्वारा अनुपालित था, जो उनका भूतकाल से जो उनका सांस्कृतिक तौर तरीके रहे हैं, उसका अध्ययन है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द कल्चरल पास्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो भूतकाल में उनके सांस्कृतिक क्या रीति रिवाज रहे हैं, क्या उनके संस्कृति रही है, इसका जब हम गहनतापूर्वक अध्ययन करते हैं तो यह एथनो हिस्ट्री है। इस प्रकार के एथनोग्राफिक शोध में ये खोजने का प्रयास होता है या ये उजागर करने का प्रयास होता है कि उस समूह के जो सदस्य हैं उनकी सांस्कृतिक जो जड़ें हैं वो क्या हैं, कैसी थी, कहाँ से आई और किस तरीके से वह समूह अपने जो पीछे जो उनके सांस्कृतिक जड़ें थी, सांस्कृतिक जो उनका परिदृश्य जो पूर्व में था, उससे वो क्या परिवर्तित हुआ है या अपरिवर्तित रहा है समय के साथ। तो इसका उद्देश्य इतिहास में जाकर के उस सांस्कृतिक समूह के इतिहास को जानना है कि वो किस तरीके के उनके 50 साल पहले या 100 साल पहले किस तरीके के उनके रीति रिवाज थे, उनके तौर तरीके थे, उनके आदर्श क्या थे, उनके मूल्य क्या थे, सदस्यों का आपस में संप्रेषण किस तरीके का होता था, बच्चों का वयस्कों से और युवाओं का बड़े बूढ़ों से किस तरीके से संवाद किया जाता था, उनके क्या किस तरीके के उनके खान पान थे, उनके क्या पोशाक थे, उनके आभूषण क्या थे, उनकी क्या पहले की विचारधाराएं थीं, क्या उनके ज्ञान का भंडार उस समय कैसा था। तो ये सारी चीज़ें जब हम अध्ययन करते हैं, इसमें मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों कल्चर की बात होती है, तो इन सब की बात की जा सकती है, तो इन सब का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद वो जो भूतकाल में था, पूर्व में जो था, उससे आज कितना परिवर्तन आया है, किन किन बातों में परिवर्तन आया है और किन बातों में परिवर्तन नहीं आया है। हो सकता है कि पोशाक बदला हो सकता है कि उनकी शिक्षा की जो स्तर है उसमें परिवर्तन हो, लेकिन उनके आदर्श, उनके जो मूल्य हैं, उनके जो मानक हैं, जो सांस्कृतिक मापदंड हैं, वो अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले हैं, या हो सकता है कि इसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन या बदलाव आ गया हो। तो इस तरीके से हम एथनो हिस्ट्री के माध्यम से किसी एक सांस्कृतिक समूह के इतिहास को जानते हैं सांस्कृतिक संदर्भ में, और आज उनका क्या चाल चलन है, क्या तौर तरीके हैं, तौर तरीके में बदलाव कब आए, कैसे आए और क्यों आए, ये जब हम अध्ययन करेंगे और इसकी पूर्व से देखते हुए, तो ये एथनो हिस्ट्री कहलाता है। इसमें समय के साथ होने वाले परिवर्तन को हम टाइमलाइन से भी देख सकते हैं कि कब, किस सदी में, किस वर्ष में, कब, कैसे, क्या परिवर्तन आया।
इसमें अध्ययन के लिए जब हम जाते हैं तो आंकड़े जैसे हर शोध में लेने ही पड़ते हैं। तो इसमें जो आंकड़े हैं ये हम लोग कैसे जाने कि भूतकाल में क्या था। आज वो जो सांस्कृतिक समूह हैं उसके पास कुछ अपनी तो बातें होंगी जो उन्होंने सुनी है अपने पूर्वजों से, और पूर्वजों से सुनते सुनते धीरे धीरे उन तक, आज की पीढ़ी तक, वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचा। तो एक तो ये तरीका हो गया कि वो एक स्रोत हो सकते हैं। दूसरा जो स्रोत हो सकता है कि कहीं कहीं ये दस्तावेज के रूप में रखा जाता है, और ये इसका भी अध्ययन किया जा सकता है कि उस स्थान के जो वो सांस्कृतिक समूह था तो वो किस तरीके के, उनके क्या, कौन थे वो लोग, कहाँ से आके वहाँ यदि बस गए हैं तो कहाँ से आके बसे थे, उनके बारे में ब्यौरा, उनके क्या कल्चर था, क्या भाषा थी। तो इससे संबंधित ये बातें कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड हो सकती हैं, लिखित रूप में मिल सकती हैं। अभी हमने चर्चा की ओरल हिस्ट्री के बारे में कि जैसे परिवार में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी तक ये इतिहास के बारे में जो पहले प्रचलित था, चलन था, वो जाना जा सकता है। और साथ ही में हम पत्र पत्रिकाओं को और अखबारों को भी देख करके पता कर सकते हैं। कहीं कहीं ये न्यूज़पेपर्स जो हैं और जर्नल्स हैं पुरातन काल के, ये लाइब्रेरीज़ में मिल जाती हैं, और उस वहाँ पर जा करके उनका अध्ययन करके हम उनके पास्ट को, पूर्व में जो उनके जो सांस्कृतिक जो तौर तरीके थे और संस्कृति से संबंधित जो बातें थीं, उनको हम समझ सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं इन स्रोतों से। हम वर्तमान में यदि कोई उस परिवार में या उस समूह में, जिस समूह के हम ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग हैं, तो उनसे हम बातचीत करके, उनका साक्षात्कार ले करके हम उनके समय में और उनके माता पिता के समय में जो बातें थीं, जो उन्होंने सुनी, और जो उनके समय में जो प्रचलन में था, जो तौर तरीके थे, जो आदर्श थे, जो कम्युनिकेशन पैटर्न्स थे, जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात होती है कि भूमिका और दायित्व वो किस प्रकार से था, किस तरीके से लोगों के आपस में उनका बंटवारा था कि कौन दायित्व, किसका क्या दायित्व होगा, किसकी क्या भूमिका होगी। तो वो बड़े बुजुर्गों से उस काल के बारे में जाना जा सकता है जो आज वर्तमान में है। यदि आज हम एथनो हिस्ट्री करने जाएं तो कहीं कहीं बहुत बड़े बुजुर्ग मिल सकते हैं किसी समूह में, किसी परिवार में, तो उनसे पूछताछ करके, उनसे बातचीत करके पुरातन काल के जो उनके संस्कृति से संबंधित जो बातें हैं उसको जाना जा सकता है। और उनसे जान करके और वर्तमान में जो हो रहा है, जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो प्रचलन में हैं, जो उनके कार्य हैं, जो उनके दायित्व हैं, उनकी अब विचारधाराएं क्या है, तो ये सारों के देख करके हम देखते हैं कि वो कैसे पहले से भिन्न है, कैसे पहले से अंतर आ गया है, और कौन सी चीज़ें अभी भी वह लेकर के चले आ रहे हैं जो उनके पूर्वजों ने जिया था, जिसको पूर्वजों ने भी में भी जो वो प्रचलन में था, और आज वो कौन सी बात है जो अभी भी प्रचलन में है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है। जैसे कि हमारे सांथाली समाज में जो हमारे किसी शोधकर्ता ने अध्ययन किया था, तो उन्होंने कहा कुछ चीज़ें उनकी जो ग्रामीण परिवेश में जो चली आ रही हैं, जो उनके जो देवता हैं, उनके जो जिनकी वो
आराधना करते हैं, वो जो प्राचीन काल से उनके जो चला रहा है उस ग्राम में, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वो अभी भी वही स्थान है, वहीं पर वो अर्चना हो रही है। जो कृषि के कुछ साधन हैं वो अभी प्रचलन में है, लेकिन कुछ आधुनिक उपकरणों का भी अब इस्तेमाल होने लग गया है। कुछ उपकरण जो गृहस्थी में जो उनके उपयोग होते थे, कभी वो जो पुरातन काल के हैं अभी भी हैं, लेकिन कुछ नए उपकरण का भी इस्तेमाल वो लोग करने लग गए हैं। तो भाषा जो प्रचलित थी जो पूर्व काल में वो तो है ही, लेकिन साथ में जो कुछ अन्य भाषाओं को भी वो सीखने लग गए। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें उन्होंने नई सीखी हैं और कुछ उपकरणों का उपयोग सीखा है, उसके महत्व को समझा है, लेकिन कुछ पारंपरिक उपकरण और पारंपरिक तरीके से जो कृषि होती आ रही है उसको आज भी वो करते आ रहे हैं। तो ये अध्ययन तब संभव हो सका जब वहाँ के बुजुर्गों से बात हुई थी और जानने की कोशिश की गई थी कि यह किस तरीके से ये क्या कृषि की जो परंपरा है आज ये है कि ये पहले से ही सदियों से चलती आ रही है। तो ये वाला जो मैं बता रही हूँ सांथाल का, ये एक अन्य एथनोग्राफिक रिसर्च है, उसका एक ये हिस्सा था, छोटा सा हिस्सा था। जैसे हमने पहले ही बताया, एथनो हिस्ट्री एक अलग से एक शोध का विषय वस्तु हो सकता है, या कोई एथनोग्राफिक रिसर्च हो रहा है उसका एक ये भाग भी हो सकता है। तो इस तरीके से एथनो हिस्ट्री भी एक प्रकार की एथनोग्राफिक रिसर्च के अंतर्गत आता है। एक ऑटो एथनोग्राफी, ये एक नया जो नृशास्त्रीय जो एक प्रकार उभर के आया है, ऑटो एथनोग्राफी या आत्मनृशास्त्रीय शोध। तो ये पहले जब एथनोग्राफिक रिसर्च हुआ करते थे तो वो ऑटो एथनोग्राफिक रिसर्च नहीं होते थे, यह बाद की देन है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी शोधकर्ता वह स्वयं की संस्कृति का अध्ययन करता है, वो सेल्फ स्टडी करता है। कोई व्यक्ति यदि किसी सांस्कृतिक समूह का सदस्य है तो वह यह अध्ययन कर सकता है अपने ही सांस्कृतिक समूह के ऊपर या संस्कृति के बारे में। यह जो अध्ययन है अभी जो मैंने कहा कि जो ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से जब एथनोग्राफिक रिसर्च होता था तो उस एथनोग्राफिक रिसर्च में अध्ययन होता था दो के बीच में। जो अध्ययन करने वाला है वो दूसरों का अध्ययन करता था। यहाँ पता होता था अदर्स, अंग्रेजी में अदर्स, और वो अदर्स कौन थे? जो प्रिमिटिव ग्रुप है, जो अलग हैं हमसे एकदम। तो इस तरीके से यह अध्ययन जो प्रारंभ में जो ट्रेडिशनल एथनोग्राफिक रिसर्च था, तो इसमें जो अध्ययन का उद्देश्य था कि दूसरों की संस्कृति को अध्ययन करें और उनको संस्कृति को समझने की कोशिश करें। तो इस तरीके से ये नृशास्त्रीय जो विधा है क्वालिटेटिव रिसर्च की, ये प्रारंभ हुई थी। उसमें यह देखा जाता था, जैसे मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ, कि वो अदर्स अधिकतर वो थे जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो जनजातीय लोग हैं। तो उनका अध्ययन जो है किया जाता था, क्योंकि उनके तौर तरीके, उनकी संस्कृति आकृष्ट करती थी। और वो दूसरे वो उनका अध्ययन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अदर्स का अध्ययन था।
और इस अध्ययन में जो यूरोपियंस थे, यूरोपवासी थे, वो इस उद्देश्य से एशिया में आए, अफ्रीका में गए और वहाँ की संस्कृति का अध्ययन उन्होंने दूसरे लोगों की संस्कृति, उनकी संस्कृति के रूप में अध्ययन करने की कोशिश की कि ये उनकी संस्कृति को हम अध्ययन करेंगे। हमारी संस्कृति अलग है और हम उनकी संस्कृति को अध्ययन करेंगे। इसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो शिक्षित गोरे लोग थे, गोरे अमेरिकी थे, उन शोधकर्ताओं का उद्देश्य होता था कि वे जो श्याम वर्ण के जो लोग थे, जो अफ्रीकन्स थे या जो अमेरिकी भारतीय थे, उनका अध्ययन करना। बहुत सारे भारतीय लोग अमेरिका में जा बस गए, या फिर वहाँ के जो रेड इंडियंस थे उनका अध्ययन करना, क्योंकि उनके लिए वो दूसरे लोग थे, अन्य लोग थे, उनसे अलग थे, उनसे हटके थे। तो ये दूसरों के अध्ययन करने की परिपाटी पहले थी एथनोग्राफिक रिसर्च में। बाद में यह जो ऑटो एथनोग्राफी है यह प्रारंभ हुआ, तो ये बाद की देन है। तो इस ऑटो एथनोग्राफी में, या हम जो कहते हैं कि आत्मनिशास्त्रीय अध्ययन, तो इस अध्ययन में रिसर्चर अपने अनुभवों को अध्ययन करता है, अपने अनुभवों को उस संदर्भ में, अपने सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में जो उसे अनुभव प्राप्त हुए हैं उनका अध्ययन वो स्वयं करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अंतर क्या आ गया कि वहाँ पे हम और तुम, हम अध्ययन कर रहे हैं तुम्हारी संस्कृति के बारे में, लेकिन यहाँ ऑटो एथनोग्राफिक रिसर्च में एक शोधकर्ता स्वयं अध्ययन कर रहा है स्वयं की संस्कृति के बारे में। तो इस तरीके से ये जो भेद था हम और तुम का, ये हट गया, ये खत्म हो गया। तो इसमें ये अपने अनुभवों के आधार पर जो से अंतर्दृष्टि मिली थी, मिल चुकी है, उसका वो अध्ययन करता है, अपने संस्कृति का या उप संस्कृति का जिसका वो हिस्सा है, अभी भी वो उसका हिस्सा है, इसका अध्ययन वो करता है। इसके केंद्र में, इस शोध के केंद्र में रिसर्चर का आत्म जागरूकता होती है। आत्म जागरूकता किसके बारे में? अपने अनुभव के बारे में। जब तक वो अपने अनुभव के बारे में स्वयं नहीं जानेगा तो कैसे वो इस शोध को आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए इसमें आत्म जागरूकता, अपने अनुभवों के बारे में आवश्यक है। एक शोधकर्ता को यह पता चलना चाहिए, जानना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि इस अनुभवों में मैंने क्या क्या सांस्कृतिक जो हमारे अनुभव हैं ये क्या हैं, कैसे हैं, इसको वो जानेगा, तभी उसको वो एक शोध के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। तो इसलिए एक शोधकर्ता का आत्म जागरूकता अपने अनुभवों के बारे में आवश्यक है, और यह शोध करने के लिए और इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए भी, तैयार करने के लिए भी यह आवश्यक है। तो इस ऑटो एथनोग्राफी में हम यह देखते हैं कि जो रिसर्चर है वह अपने संस्कृति का अध्ययन अपने स्वयं से करने की कोशिश करता है। इस अध्ययन में उसकी अंतर्दृष्टि अपने जो उसके समाज है, उसकी जो सांस्कृतिक समूह है, वो जो उसने अंतर्दृष्टि प्राप्त की है, वहाँ पे जो वो हमेशा से उसमें रहता चलाया है, तो उससे जो अंतर्दृष्टि प्राप्त है उसका उपयोग वो करता है इस शोध करने में। ये डेविड हयानो ने 1979 में सबसे पहले यह जो टर्म है, पद है ऑटो एथनोग्राफी, उन्होंने यह पद दिया।
और यह पद उन्होंने दिया उन अध्ययनों को वर्णन करने के लिए जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपने संस्कृति के अध्ययन के लिए अपनाया था। तो सबसे पहली बार ऑटोएथनोग्राफी शब्द जो मिला वह 1979 में मिला। गुडॉल महोदय का कहना है कि यह न्यू एथनोग्राफी है, ये नवीन नृशास्त्रीय अन्वेषण है। उन्होंने इसको न्यू शब्द किया, जैसे हमने पहले बताया, पहले ये नहीं होता था। और यह जो है ये आकार लेता है एक शोधकर्ता के अपने निजी वैयक्तिक अनुभवों से, अपने संस्कृति में रहते हुए जो अपने निजी अनुभव वो ग्रहण करता है, उससे यह आकार लेता है यह शोध। और इसमें जो शैक्षिक और पब्लिक के लिए, समुदाय के लिए जो है, उनके लिए कुछ संदेश होता है। एलिस एंड बोशनर ने 2000 में एक बहुत विस्तार से समीक्षा की साहित्य की, और बहुत सारे उन्होंने इस तरीके के शोध का समीक्षा करते हुए उनका जो अध्ययन का उद्देश्य था कि किस तरीके से कोई अपने संस्कृति को और अपने को उसका एक भाग हिस्सा मानते हुए कैसे किया, और किस तरीके से उनके माध्यम से उनके जो जीवन शैली है, जीवन का जो तरीका है, उसको कैसे प्रकाश में लाया गया और किस तरीके से उसकी समझ उत्पन्न की गई। तो इस तरीके से एलिस एंड बोशनर के इसमें बहुत योगदान रहा, ये ऑटो एथनोग्राफिक रिसर्च को समझने में और उसके बारे में बताने में। इन्होंने एक दो नहीं कई शोध इससे संबंधित अध्ययन किए, और जिससे कि लोगों की संस्कृति को जो स्वयं लोगों ने बताई, उसमें रह करके उसको किस तरीके से उसकी समझ उस संस्कृति के बारे में उनके जो उसके हिस्सा है उनके नज़रिए से वो क्या समझ है, यह जो है शोधों से के परिणाम से जानकारी प्राप्त हुई। कैरोलिन एलिस ने इसको परिभाषित किया कि यह एक ऑटोबायोग्राफिकल है, जैसे कि आत्मकथा के जॉनर के रूप में हम देखते हैं, ये उस तरीके से है जैसे आत्मकथात्मक जॉनर का है, और जिसमें जो शोध है यह प्रदर्शित करता है कि चेतना के कितने स्तर हैं, कितने सारे जो चेतना के विभिन्न स्तर हैं उनको वो उभारता है, और वैयक्तिक को सांस्कृतिक से जोड़ने का यह एक प्रयास है। यह शोध में क्या होता है कि पर्सनल, यदि हम एक व्यक्ति हैं और हम किसी संस्कृति में रह रहे हैं, तो हम एक वैयक्तिक रूप से हमारा और इस सांस्कृतिक से जो हमारा संबंध है, ये वो जो कनेक्शन है, वो जो जुड़ाव है, वो किस तरीके का है, यह इस ऑटो एथनोग्राफी में एक ऑटोबायोग्राफिकल जॉनर के होने के कारण ये संभव है। तो कैरोलिन एलिस ने इस तरीके से इसको परिभाषित किया। ये जो ऑटो एथनोग्राफिक अन्वेषण है, ये कई रूपों में उपलब्ध हो सकते हैं, कई रूपों में देखने को मिलते हैं। लोगों ने इसको कई रूपों में प्रस्तुत किया है। तो वो लघु कथाओं के रूप में है, कविताओं के रूप में है, कहीं कहीं वो फिक्शन के रूप में है, कहीं उपन्यास के रूप में है, कहीं कहीं वो चित्रात्मक ऐसे के रूप में है, निबंध, चित्रात्मक निबंध के रूप में है, कहीं कहीं वैयक्तिक निबंध के रूप में है, कहीं कहीं वो जर्नल्स में, पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख के रूप में है, और कहीं कहीं वो फ्रैगमेंटेड है,
थोड़ा सा पार्ट्स में बटा हुआ है और कहीं कहीं वो बहुत सारे सतह में लिखा हुआ है और कहीं कहीं वो सोशल सामाजिक विज्ञान के प्रोज के रूप में भी, गद्य के रूप में भी रखा गया है। शोध के परिणाम को या उस शोध के पूरे थीसिस को सोशल साइंस के या सामाजिक विज्ञान के गद्य के रूप में भी ये देखा गया है। मेथड क्या है? जब हम ऑटो एथनोग्राफी की बात करते हैं तो ऑटो एथनोग्राफी की विधि क्या होगी? हम अन्य एथनोग्राफिक रिसर्च में देखते हैं कि विधियां जो रिसर्चर अपनाते हैं तो वो संस्कृति को अध्ययन कर रहे हैं और उसको अपनी संस्कृति को नहीं, दूसरे की संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं या आसपास, अपने ही आसपास की संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन एक ऑटो एथनोग्राफी किस तरीके से, किस विधि से इस तरीके का शोध कर पाता है कि अपनी ही संस्कृति को अपने ही उसका एक हिस्सा के रूप में किस तरीके से हम उसको अध्ययन करें। तो इस तरीके से इसमें एक रिसर्चर को एक एथनोग्राफिक लेंस के माध्यम से ही यह अध्ययन करता है। वह एक बार पीछे और एक बार आगे, एक बार आगे तो एक बार पीछे, इस तरीके से वो शोध के दौरान वो बढ़ता है। फोकस, लेकिन उसका फोकस होता है कि बाहरी जो सामाजिक या सांस्कृतिक जो एस्पेक्ट्स हैं, जो आयाम हैं, उन पर भी फोकस होता है और उनसे वो उसको क्या वैयक्तिक अनुभव प्राप्त हुए। तो इसमें बाहर की ओर जब रिसर्चर देखता है अध्ययन के दौरान तो उसमें वो बाहरी क्या हो गया, बाहरी उसके जो उसकी सामाजिक, उसकी अपनी सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो आयाम है वो उसके बारे में अध्ययन करता है अपने वैयक्तिक अनुभवों के माध्यम से। फिर उसके बाद वह अंदर, अपने अंदर झांकता है, अपने अंदर देखता है और उसमें अपने आत्म को समझने की कोशिश करता है। वह जो कि उसके जो सांस्कृतिक जो उसके व्याख्या है, या तो हो सकता है कि वो उससे प्रेरित हो या हो सकता है कि जो सांस्कृतिक उसके जो व्याख्याएं हैं उसके विपरीत हों या उसको वो रेजिस्ट कर रहा हो। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो वो इस प्रकार के अध्ययन में एक जो शोध करता है बाहर के सांस्कृतिक और सामाजिक जो परिदृश्य है उसको वो देखता है, गहराई से अध्ययन करता है और साथ में फिर अपने अंदर की ओर देखता है, आत्मदर्शन करने की कोशिश करता है कि वो आत्मदर्शन करके ये जानने की कोशिश करता है कि क्या वो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के द्वारा उसका अर्थ निकाल रहा है या फिर उसको वो उससे रिफ्रैक्टेड है या उसको वो अलग या उसको वो रेजिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से अंदर देखना और आत्म अवलोकन करना, बाह्य अवलोकन करना, ये शामिल होता है इस विधि में। एक शोधकर्ता आत्म अवलोकन भी करता है और बाह्य अवलोकन भी करता है। तो जिस तरीके जब वो अंदर और बाहर और अंदर इस तरीके से वो, और फिर पीछे और आगे, पीछे उसने जो अनुभव किया, देखा और आगे की ओर वो देख रहा है। तो इसमें वो इस प्रक्रिया के दौरान वो जो गुजरता है तो उसमें कहीं कहीं ऐसा होता है कि निजी या वैयक्तिक तौर पे और जो सांस्कृतिक जो अंतर है वह कहीं कहीं धूमिल हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में जो उसका निजी
जो उस तौर पे है वो, और जो सांस्कृतिक जो परिदृश्य है उसमें कहीं कहीं अंतर अस्पष्ट सा हो गया है, वो ब्लड है, स्पष्ट नहीं है। इस विधि में, ऑटो एथनोग्राफी में, जो प्राथमिक जो स्रोत है प्रदत्त का वो है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी, जैसे हमने कहा, जब तक हम अपने अंदर झांकेंगे नहीं, आत्म अवलोकन करेंगे नहीं, तब तक हम इस ऑटो एथनोग्राफी के बारे में, ऑटो एथनोग्राफिक विषय वस्तु पर कार्य सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इंट्रोस्पेक्शन है, और साथ में हम देखते हैं कि बाहर भी देखते हैं, एक्सट्रोस्पेक्शन भी है। इसके विश्लेषण के लिए कुछ देखते हैं कि कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं, और वेरिएशंस इस आधार पे होती हैं कि एक शोधकर्ता कितना अपनी स्वयं की भूमिका एक सामाजिक वैज्ञानिक के रूप में उस पर बल दे रहा है, या फिर वो अपने जो उसके लिए संस्कृति का जो अवधारणा है, वह क्या उसके अपने स्वयं की संस्कृति की अवधारणा, उसका वो उपयोग ज़्यादा कर रहा है विश्लेषण में, या फिर तीसरी चीज़ है कि उस कितने निजी तौर पे उसकी लेख हैं, उसकी जो राइटिंग है वो कितने। तो वो तीन बातों पे वेरिएशंस देखी जा सकती हैं। कोई शोधकर्ता हो सकता है कि पहले बिंदु पे वो अपने आत्म भूमिका जो है उसकी एक सामाजिक वैज्ञानिक रूप में उस पर ज़्यादा बल दे रहा हो, उसको ज़्यादा महत्व दे रहा हो, और कोई ऐसा हो सकता है कि अपने जो उसकी अपनी भूमिका एक सोशल साइंटिस्ट के रूप में है, वह उस पर कम बल दे रहा हो। इसी तरीके से एक जो ऐसा शोध करता है वो ज़्यादा निर्देशित होता है अपने जो कल्चर की, जो उसकी अवधारणा है, जो उसकी सोच है, जो उसके विचार है, उसका वो ज़्यादा उससे वो प्रेरित हो रहा है विश्लेषण करने में, उससे ज़्यादा वो निर्देशित हो रहा है विश्लेषण करने में। लेकिन दूसरा शोधकर्ता हो सकता है कि अपनी जो उसके स्वयं की, अपने संस्कृति की जो अवधारणा है, उससे संबंधित उसके जो अपने विचार हैं, वो उसका उपयोग विश्लेषण के दौरान कम कर रहा है। इसी तरीके से वो कितने निजी तौर पे, कितने वैयक्तिक तौर पे ये कार्य कर रहा है, लिख रहा है, अपनी बातों को कितना वहाँ पर तूल दे रहा है, इस पर भी वो एक शोधकर्ता का दूसरे शोधकर्ता में यहाँ अंतर हो सकता है। तो इस तरीके से विश्लेषण में भिन्नता देखी जा सकती है। ऑटो एथनोग्राफी में बहुत सारे ऐसे इसी से ऑटो एथनोग्राफी के लिए बहुत सारे शब्द हैं, भरमार है, तो इसलिए मैं लेके यहाँ पे आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि ये जब आप ये ऐसे ऑटो एथनोग्राफिक शोधों का अध्ययन करना चाहते हैं तो ये कई नाम से आपको कहीं मिल जाएंगे। तो एक है ऑटोबायोग्राफिकल एथनोग्राफी, ऑटो ऑब्जर्वेशन, सेल्फ स्टोरीज, एथनिक ऑटोबायोग्राफी, सेल्फ एथनोग्राफी, पर्सनल एथनोग्राफी, एथनोग्राफिक स्टोरीज, सोशियो ऑटोबायोग्राफी, रिफ्लेक्सिव एथनोग्राफी, नेटिव एथनोग्राफी, एथनोबायोग्राफी, ये कुछ नाम हैं। इसके अतिरिक्त और भी नाम हैं, यहाँ पर वो मैं नहीं लेके आई हूँ। तो ये कुछ अलग अलग नाम एक ही एथनोग्राफिक शोध विधि के हैं, जो ऑटो एथनोग्राफी को ही के ही अलग अलग ये नाम हैं। अब हम ये
ऑटो एथनोग्राफी का एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। और यह एक जो शोध जिन्होंने किया वो एक सार्वजनिक क्षेत्र के ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत रहते हुए उन्होंने कार्य किया, और भारत के ही सार्वजनिक क्षेत्र के, ये भारत में किया गया अध्ययन है। और इनका नाम शैकत चक्रवर्ती है, ये मुझे मिला इंटरनेट से। तो इनका उद्देश्य था कि जो वो सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन में जहाँ वो कार्यरत थे, तो उसमें यदि कोई परिवर्तन यदि किया जाता है तो वह किस प्रकार से वहाँ के व्यक्तियों को प्रभावित करता है, इसकी खोज करना। तो इसके लिए उन्होंने ये देखा कि एक उन्होंने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को उन्होंने लागू किया अपने कार्यस्थल पर। तो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का क्रियान्वयन उन्होंने पहले किया, और इसमें शोधकर्ता ने जो उसको लागू करने में जो उसमें उनके जो स्वयं के जो अपने अनुभव थे उसका उन्होंने वर्णन किया। अब यहाँ पर एक बात बतलाने की ज़रूरत है कि जब हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करते हैं या सार्वजनिक क्षेत्र के ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर यदि कोई चीज़ नई लागू की जाए, कुछ नई चीज़ें क्रियान्वित की जाए, कुछ नए प्रोग्राम या कुछ नई बातें ले आई जाएं जो पहले से अलग हैं, हट के हैं, तो उसके प्रति लोगों की थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, वो उसे अपनाते जल्दी नहीं हैं, स्वीकारते जल्दी नहीं हैं। तो इस ऑटो एथनोग्राफिक रिसर्च में रिसर्चर ने इसमें स्वयं के जो अनुभव उस प्रोग्राम को लागू, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने में उनके जो स्वयं के जो अनुभव थे उसका उन्होंने विस्तृत वर्णन किया। साथ ही उन्होंने यह भी वर्णन किया कि कार्यस्थल में परिवर्तन के सांस्कृतिक सांस्कृतिक पहलुओं में क्या बदलाव देखा गया, सामाजिक रूप से क्या उसमें क्या चीज़ें देखने को मिली, और राजनीतिक आयामों का भी उन्होंने अध्ययन किया कि किस तरीके से ये कार्यस्थल में परिवर्तन के सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आयामों ने कैसे उन्हें प्रभावित किया। तो वो खुद प्रभावित हुए जब वो लागू कर रहे थे इस तरीके का प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऐसे में इसके जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयामों के द्वारा वो स्वयं प्रभावित कैसे हुए उसका भी उन्होंने वर्णन किया। उस कार्यस्थल में जो जटिलताएं आईं उसका भी उन्होंने वर्णन किया। वो जटिलताएं का सामना उन्होंने कैसे किया। अब जटिलताएं क्या थी कि जो कर्मचारी हैं, जो यूनियन हैं, जो प्रबंधन हैं, उनमें जो संबंध पीएमएस लागू करने के दौरान उनमें क्या बदलाव आए, किस तरीके के बदलाव रहे, तो उनके संबंध क्या उस दौरान रहे। तो उस समय ये इससे संबंधित जो जटिलताएं थी, जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी, उसका भी उन्होंने अध्ययन किया। इन सब का उन्होंने किस तरीके से इस जटिलताएं जो आईं उनका उन्होंने कैसे सामना किया और कैसे इन सब के साथ वे आगे बढ़े। तो ये एक ऑटो एथनोग्राफिक रिसर्च है कि जहाँ पर एक प्रोग्राम लागू करने के दौरान जो परिवर्तन आया, जो परिवर्तन हो रहा था, उसमें उसका प्रभाव उनके ऊपर क्या था, उनके कैसे अनुभव रहे, उन्होंने क्या क्या वहाँ पर लोगों के संबंधों में क्या परिवर्तन देखा, जो सांस्कृतिक जो आयाम थे उसमें क्या अंतर देखा, वर्क कल्चर, सांस्कृतिक आयाम क्या होगा, वर्क कल्चर जो कार्य संस्कृति है उसमें कोई बदलाव आया तो उन्होंने देखा। तो ये पूरा भी इतना डिटेल में देना यहाँ अभी समय की सीमा है, नहीं दिया जा सकता। अब हम आते हैं एक अन्य प्रकार के एथनोग्राफी की, और यह है क्रिटिकल एथनोग्राफी।
क्रिटिकल एथनोग्राफी में पहले ये इसकी मानना है कि जो समाज है वह स्ट्रक्चर्ड है, यानी इसमें कुछ ढांचा है, इसमें कुछ वो ढांचा जो है एक ऐसा ढांचा है जिसमें कि ये ऊपर से नीचे एक हायरार्की है, जिसमें कि क्लास, वर्ग, ये स्टेटस है, चाहे एथनिसिटी के कारण या जेंडर के कारण, जो कि किसी जो हाशिए पे लोग हैं उनका जो दमन है वो बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए होता है। तो इसमें ये अस्यूम कर लेता है कि समाज में लोग विभक्त हैं, जो सभी समान नहीं हैं, समाज में लोगों में विभाजन है और एक स्ट्रक्चर है, उसमें लैडर है, एक सीढ़ी है जिसमें कि निचले स्तर पे कुछ लोग हैं, बीच में कुछ लोग हैं और ऊपर कुछ लोग हैं। और ये जो है जो हम कह सकते हैं पायदान अलग अलग हैं, यह क्लास वर्गवार हो सकता है, वो उसके सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उसके आधार पर हो सकता है, उसके जो स्टेटस है उसके आधार पर हो सकता है, उसके जेंडर के आधार पर हो सकता है। ये जो है स्ट्रक्चर ये इसलिए है जिससे कि जो हाशिए पे लोग हैं उनका दमन जारी रहे। क्रिटिकल एथनोग्राफी एक प्रकार का ऐसा शोध है जो कि एथनोग्राफिक विधियों को क्रिटिकल थ्योरी के परिप्रेक्ष्य से जोड़ करके अध्ययन किया जाता है। अब क्रिटिकल जो थियरी है यहाँ पर यह पावर इसमें आता है कि सत्ता किसके पास है, शक्ति किसके हाथ में है। तो वो पावर डायमेंशन को लेके, शक्ति के आयाम को लेकर के बड़े आलोचनात्मक तरीके से अध्ययन करता है ये क्रिटिकल थ्योरी। और इसमें किस तरीके से जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं और जो सामाजिक जो असमानताएं हैं और जो सांस्कृतिक जो मानक हैं, किस तरीके से व्यक्ति के या मानव के व्यवहार को गठित करती हैं, कैसे उसको शेप करती हैं और उसके अनुभवों को किस तरीके से वो प्रभावित करती हैं। तो इस तरीके से ये क्रिटिकल एथनोग्राफी और क्रिटिकल थ्योरी पर्सपेक्टिव दोनों मिला करके उसके युग्म से ये क्रिटिकल एथनोग्राफी शोध आया। पहले जो एथनोग्राफिक रिसर्च होते थे वो केवल किसी समूह के, किसी सोसाइटी में जा कर के या फिर किसी संस्था के किस तरीके की संस्कृति है इसका केवल वह वर्णन करते थे। तो जो सांस्कृतिक विभिन्न जो आयाम हैं उनका वो वर्णन ही केवल होता था। जब क्रिटिकल एथनोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है ये वर्णन मात्र नहीं है, यह उससे आगे है। केवल सांस्कृतिक पहलुओं का, आयामों का ये वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें शक्ति किसके हाथ में है और शक्ति किसके पास नहीं है, सामाजिक क्या असमानताएं हैं, कौन इसमें दमित है, इन बातों की भी इसमें रखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये क्रिटिकल एथनोग्राफी होगा। तो इस तरीके से क्रिटिकल एथनोग्राफी जो है ऐसे में जो हाशिए पे लोग हैं, जो मार्जिनलाइज समूह हैं, उनकी समस्याओं को अध्ययन करने के लिए और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्रिटिकल एथनोग्राफी रिसर्च किया जाता है। यहाँ पर जो एक डेफिनेशन दी गई है क्रिटिकल एथनोग्राफी। Ethnography begins with an ethical responsibility to address processes of unfairness or injustice within a particular lived domain। मैडिसन ने 2005 में दी थी। तो इसकी ये नैतिक जो दायित्व है क्रिटिकल एथनोग्राफी अन्वेषण का, इसका दायित्व है कि जो लोग
पक्षपात के, अन्याय के भुक्तभोगी हैं, जो इसको सह रहे हैं, तो उनके समस्याओं को एड्रेस करना और उनका समाधान खोजना। तो इस तरीके से ये क्रिटिकल एथनोग्राफी, हाशिए पे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनकी समस्याओं को, उनकी आवाज़ को उठाना और उनके अनुसार जो होना चाहिए, उनके लिए जो होना चाहिए, उनके साथ यदि अन्यायपूर्ण व्यवहार है तो उसे दूर करना, यह इसका उद्देश्य होता है। यहाँ पर क्रिटिकल एथनोग्राफी में किसी भी वस्तुनिष्ठता या खुले विचार के दिखावे को शोधार्थी त्याग देते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते कि दिखावे के लिए भी नहीं, कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिवली अध्ययन कर रहे हैं, हम वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, या हम खुले विचार से अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार के दिखावे से वो अपने को दूर रखते हैं और स्पष्ट रूप से उससे दूर रहते हैं। उसको वे सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका खुलकर निभाते हैं। यहाँ पर वो एक्टिविज्म की बात आती है। एक्टिविज्म किसके पक्ष में? जो हाशिए पे लोग हैं उनके पक्ष में वो कुछ करने के लिए पहले अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से ये असमान है, ये उनके संख्या असमानताएं हुई हैं, और उसके बाद उनकी आवाज़ को उठाना और उनके लिए कुछ करना जो कि ठोस रूप से उनको दमन से छुटकारा दिला सके। तो इसीलिए कहा गया है कि इसमें इस क्रिटिकल एथनोग्राफी का उद्देश्य होता है सामाजिक परिवर्तन, और सामाजिक परिवर्तन ऐसा जिसमें कि सकारात्मक कदम उठाए गए हों, जो हाशिए पे लोग हैं उनके लिए, उनके पक्ष में कुछ ऐसे कार्य पक्ष में रहते हुए ऐसे कार्य करना और ऐसे समाधान लेके आना जिससे कि वो नीचे तबके से, निचले स्तर से उठ कर के ऊपर आ सके और अपने अधिकार को प्राप्त कर सके और अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, और जो भी समाज में जितने भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका वो उपयोग और उपभोग वो भी कर सकें और समाज में अपना उपयुक्त योगदान दे सकें। तो क्रिटिकल एथनोग्राफी का यह उद्देश्य है, जो कि जो पीड़ित हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, हाशिए पे हैं, तो ऐसे में अधिकतर वो लोग हैं जैसे कि दलित वर्ग हो सकते हैं, जनजातीय समूह हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर्स हो सकते हैं, और ये इंटरसेक्शंस भी हो सकता है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो परिवार की जो लड़कियां हैं वो हो सकती हैं जेंडर में, या फिर जो कि जनजातीय लड़कियां हैं वो और भी ज़्यादा हो सकता है पीड़ित हैं, उनकी समस्याओं का अध्ययन करना, वो क्या क्या उनके ऊपर क्या क्या अन्याय हुए हैं उनको देखना। तो इस तरीके से हम इंटरसेक्शंस को भी देख सकते हैं, वर्गवार जेंडर के इंटरसेक्शंस की, जो लोअर निचले स्तर पर हैं, आर्थिक सामाजिक स्तर के हिसाब से एकदम निचले स्तर पर हैं, और साथ ही वह बालिकाएं हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर है। तो इन दोनों की वजह से वो और भी ज़्यादा दोगुने रूप से वो जो है हाशिए पे चले जाते हैं, ज़्यादा वो वंचित हो जाते हैं। तो इन वंचित समूहों के लिए यह क्रिटिकल एथनोग्राफी को अपनाया जाता है। इसके जो मुख्य जो बिंदु हैं, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं क्रिटिकल एथनोग्राफी की, वो ये है कि वह जो पावर स्ट्रक्चर है, यानी शक्ति का जो ढांचा है, उसको वो प्रश्न करता है। ये प्रश्न उठाता है कि ये क्यों ये शक्ति का ढांचा या सत्ता का ये ऐसा ही है। यह
आगे बढ़ता है, केवल उस किसी समाज के सांस्कृतिक पहलुओं का और उनके आयामों का वर्णन करने तक ये सीमित नहीं रहता, बल्कि वो उससे आगे बढ़ता है और किस तरीके से शक्ति या सत्ता, असमानता और प्रभुत्व एक सामाजिक सेटिंग में और अंतर्क्रिया में कैसे वहाँ पर मौजूद हैं, उसमें एकदम रच बस गए हैं, यह प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। ये जो प्रभुत्व वाले जो डिस्कोर्सेस हैं, आख्याएं हैं, उनकी आलोचना करता है। यह परीक्षण करता है कि किस तरीके से प्रभुत्व वाले जो नैरेटिव्स हैं या जो आइडियोलॉजीज हैं, जो आदर्श हैं, किस तरीके से वो वास्तविकता के समझने में वो प्रभावित समझने में किस तरीके से उनका योगदान है और किस तरीके से ये सामाजिक असमानता बनाए रखती हैं। तो इस तरीके से ये एक इसका अध्ययन का एक विषय वस्तु ये होता है। जैसा हमने बताया, इसके केंद्र में सामाजिक परिवर्तन होता है। इस शोध का जो उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य, कि हमें सामाजिक परिवर्तन करना है। केवल शोध करके रख देना, यह इसका उद्देश्य इतना ही नहीं होता। इसका अर्थ है कि हम एक रिसर्चर होने के नाते हमने क्या परिवर्तन किया। हम जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, जो दमित समूह है, जो अलाभान्वित समूह है, उसके लिए क्या हमने जीवन में परिवर्तन किया, क्या हमने उसकी स्थिति को बदला, उसकी स्थिति को बदल करके और बेहतर बनाया कि नहीं। तो इसलिए यह बहुत इस पर भी केंद्रित होता है। यह केवल सामाजिक फेनोमेनन को, घटनाओं को समझने तक ये सीमित नहीं होता। इसका एम इतना ही नहीं होता। इसका उद्देश्य होता है कि जो चुनौतियां हैं और उनको देखना और उनको जो स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है, जहाँ पर कि वर्गों में लोग बटे हुए हैं और किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसको बदलना, और बदल करके कैसे बदलना, इस शोध के माध्यम से, शोध प्रक्रिया के माध्यम से बदलना। और एक्टिविज्म यहाँ पर क्रियाशीलता के माध्यम से वो सक्रिय रूप से ये कार्य करते हैं कि वहाँ पे कुछ ढांचे में वहाँ के लोगों के जो ऑप्रेस्ड हैं, जो अलाभान्वित समूह हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आए और वो पॉजिटिव परिवर्तन आए। हम इंटरसेक्शनल अप्रोच की बात कर चुके हैं। यह शोध व्यक्तियों के अनुभवों, यह मानता है, ये जानता है कि अनुभव जो है व्यक्ति के अपने निजी अनुभव, वह किस तरीके से गठन होता है, किस तरीके से अनुभव गढ़े जाते हैं, कैसे वो गढ़े जाते हैं। वो मल्टीपल इंटरसेक्टिंग जो सोशल कैटेगरीज हैं, उनके जैसे कि है क्लास, जेंडर, रेस, इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी है। तो ये सारे मिल करके किस तरीके से एक व्यक्ति के अनुभवों को गढ़ते हैं, यह शोध स्वीकार करता है। यह मानता है कि ये किसी के अनुभव, सभी के अनुभव समान नहीं हो सकते और हर एक के अनुभव इस पर निर्भर करते हैं कि वो किस श्रेणी का है, किस वर्ग का है, किस जेंडर का है और किस सामाजिक आर्थिक स्थिति का है। तो इस तरीके से यह स्वीकार करते हुए ये आगे बढ़ता है। यहाँ पर शोधकर्ता के क्या पोजीशन है उस शोध के दौरान, उसकी क्या स्थिति है, वो अपने को किस स्थिति में देखता है, वो बहुत प्रासंगिक है। यहाँ पे यह शोध यह मानता है कि एक शोधकर्ता की अपनी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी सोसाइटी में क्या पोजीशन है, यह उसके व्याख्याओं को प्रभावित करता है। यदि वह
इसी अलाभान्वित समूह का है तो उसकी व्याख्याएं उस तरीके से होंगी। और यदि वो अलाभान्वित समूह का नहीं है, वो पावर स्ट्रक्चर में ऊपर जिसके पास सत्ता है उनमें से, उन वर्गों में से एक का है, तो वो भी उसके शोध को प्रभावित कर सकता है और उसकी शोध की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है। इसमें रिफ्लेक्सिविटी पर जो है एम्फेसिस दिया गया है। रिफ्लेक्सिविटी मतलब कि शोधकर्ता स्वयं के विचारों को, अपने अभिव्यक्तियों को, अपनी सोच को समझे और देखे। तो इसलिए जो क्रिटिकल एथनोग्राफर्स होते हैं उन्हें यह प्रेरित किया जाता है कि वो स्वयं को पहले आलोचनात्मक रूप से परीक्षण करें और यह देखें कि उनके अपने क्या पक्षपातपूर्ण रवैये हैं या उनके क्या अपने पूर्वाग्रह हैं, उनके क्या एजम्पशंस हैं, क्या पूर्व मान्यताएं हैं। यह बार बार वह प्रश्न करें और बार बार परीक्षण करें जब तक कि यह रिसर्च की प्रक्रिया चल रही है। तो रिसर्च के प्रक्रिया के दौरान एक रिसर्चर को अपनी सोच, अपने विचार, अपने जो पूर्वाग्रह हैं इन पर ध्यान देना चाहिए और इनको हावी नहीं होने देना चाहिए। इसमें इस संदर्भ में मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके का जो हम देखते हैं तो उसमें पॉलो फ्रेरे की जो फिलॉसफी ऑफ लिबरेशन है, लिबरेशन एजुकेशन, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड 1970 में इन्होंने की थी, जिन्होंने उद्धार ऐसे वर्गों के लिए, ऐसे जो अलाभान्वित समूह हैं, हाशिए पे जो लोग हैं, उनके उद्धार की बात की थी। हम देखते हैं कि जब हम शिक्षा दे रहे हैं कक्ष में, तो वहाँ पर जो आर्थिक सामाजिक स्थिति के अनुसार जो निम्न स्तर पर हैं और या फिर आर्थिक सामाजिक स्थिति के अलावा उनके जो वर्ग है और उनकी जाति है और जनजाति है, किस तरीके से कक्षा में उन्हें अलग थलग कर देती है। क्योंकि जो कक्षा में जो बातें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, वो जो तरीके हैं उनके लिए एकदम अलग हैं, उनके लिए समझ में आने लायक नहीं है। तो कक्षा में रहते हुए भी, होते हुए भी वह हाशिए पे हो जाते हैं। क्योंकि जो भाषा है, भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे कि शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के लिए ज़रूरी है कि भाषा हो, भाषा के माध्यम से ही हम समझाते हैं, विद्यार्थी अपने प्रश्न पूछते हैं और ये जो कम्युनिकेशन के लिए भाषा एक बहुत ज़रूरी माध्यम है। तो कभी कभी भाषा ही एक अवरोधक हो जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसे पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं कि निर्धन हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं और बहुत कमज़ोर वर्ग के हैं। तो उनके लिए जो भाषा जहाँ पे प्रचलित भाषा है, आंग्ल भाषा है, या फिर कहीं कहीं जो आंचलिक भाषा में वो सुनते और बात करते आए हैं, वो अपने गांव की भाषा बोलते चले आए हैं और यहाँ आकर के वो एक खड़ी बोली और हिंदी में, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सुन रहे हैं, तो वहाँ पर वो लाभान्वित नहीं होते उस शिक्षण प्रक्रिया से, क्योंकि उन्हें चीज़ें सही समझ में नहीं आती। कभी कभी बर्ताव भी एक शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति थोड़ा असहनीय तरीके का होता है कि हम समझा रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये इस तरह जो संगी सहपाठी हैं उनके साथ किस तरीके से बर्ताव हो रहा है, यह भी कहीं ना कहीं उन्हें हाशिए पे ले जाने के लिए कुछ वो भी एक कारक हो सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम क्रिटिकल एथनोग्राफी के रिसर्च को हम शिक्षा में करें क्षेत्र में, तो ये देखना आवश्यक हो जाता है कि कहीं ऐसे भी विद्यार्थी अभी भी है जो कि इससे शिक्षा प्रक्रिया से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं और वंचित हो जा रहे हैं। इसमें जो उदाहरण हमने कुछ रखे हैं और कि किस तरीके से एक है कि हम
शक्ति की गत्यात्मकता को हम जो विद्यालय के सेटिंग में देखें, उसी का उदाहरण हमने अभी आपको पास रखा है, सामने रखा है कि किस तरीके से जो अनुभव हैं विद्यालय में विद्यार्थियों के, उनके कैसे उनको वो उनके अनुभव कैसे विद्यालय की सेटिंग से गठन हो रहे हैं, कैसे वो गढ़ दिए जा रहे हैं, उनके अनुभव कैसे, जो अनुभव जो उनको मिल रहे हैं वो अनुभव विद्यालय के सेटिंग के कारण है। तो इसका अध्ययन हो सकता है। जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे आ रहे हैं या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे आ रहे हैं, तो उनका किस तरीके से वो अनुभव बन रहा है उस सामाजिक परिदृश्य में रहते हुए। तो ये एक अध्ययन का विषय वस्तु हो सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि उत्तर पूर्व राज्यों के बच्चे जब हमारे देश के मध्य भाग में आके अध्ययन करते हैं, तो उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग होने के कारण कहीं कहीं उनसे भेदभाव हो जाता है, और ये उनकी भाषा, उनकी बोली, उनके और जो रिवाज हैं इसके कारण, और इससे वो मजबूर होते हैं कि अपनी शिक्षा को छोड़ करके वापस लौट जाएं। तो ये भी एक क्रिटिकल एथनोग्राफी का विषय वस्तु है कि इस पे अध्ययन करें, उनकी आवाज़ उठाए एक्सक्यूज मी, और कुछ ठोस कदम उठाए कि ऐसे विद्यार्थी वंचित ना हो, चाहे वो किसी अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हों, चाहे वो निचले पायदान, आर्थिक सामाजिक स्तर पे निचले पायदान के हों, या किसी और जेंडर के हों। तो किसी प्रकार से उनके पास भेदभाव न हो सके, उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो। यह क्रिटिकल एथनोग्राफी के द्वारा, शोध के माध्यम से ये हो सकता है, उनकी स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक और उदाहरण है कि किस तरीके से मीडिया में इनको प्रदर्शित किया जाता है, कैसे उनको दिखाया जाता है कुछ एथनिक ग्रुप्स को, और जिससे कि उनकी जो रूढ़िवादी सोच और आम जनों में वो बढ़ती चली जाती है, वो स्थापित होती चली जाती है, और जिससे कि ये आगे चल करके भेदभाव के लिए ये कारक बनता है, भेदभाव में ये योगदान देता है। तो एक ये भी शोध हो सकता है। एक और शोध हो सकता है, जब हम स्वास्थ्य सेवाओं को लेके हम बात करें तो वहाँ भी अलग एक उदाहरण है कि जब हम हेल्थ केयर, जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो व्यवस्थाएं हैं, वो कैसे पॉपुलेशन के कुछ लोगों को वो हाशिए पे रख देती हैं, और जिससे कि उनकी पहुँच इस स्वास्थ्य सेवाओं तक कम हो जाती है। कैसे उनके संग व्यवहार हो रहा है डॉक्टरों के द्वारा, किस तरीके से उनके संग भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है उस जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, जो लोग हैं, चाहे नर्सेज हों या अन्य लोग हैं, तो इनका भी परीक्षण किया जा सकता है। बहुत सारे लोग इसीलिए स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं ले सकते क्योंकि उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है। बहुत सारे जैसे कि डिसेबल्ड हैं, जो अक्षम लोग हैं, उनकी जो अपनी जो समस्याएं हैं और उनकी जो प्रजनन संबंधित जो समस्याएं आती हैं, चिकित्सा जिसके लिए आवश्यक है, तो उसको कहीं नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कहीं इग्नोर कर दिया जाता है। इससे संबंधित कई शोध हो चुके हैं, लेकिन वो क्रिटिकल नहीं थे, बस वर्णनात्मक थे। तो इसमें क्रिटिकल एथनोग्राफिक रिसर्च हो सकता है कि ऐसे में ठोस कदम उठा करके उनके लिए भी व्यवस्था सुगम्य बनानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि व्यवस्था उन तक भी पहुँच उनकी बढ़े। तो ये कुछ उदाहरण थे क्रिटिकल एथनोग्राफी के। इसमें जो है हम कोशिश करते हैं कि जो अन्याय हो रहा है उसको उजागर किया जाए और उनमें ठोस कदम लेकर के सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। तो इस तरीके से ये कुछ उदाहरण थे क्रिटिकल एथनोग्राफी के।
अब एक और एथनोग्राफी का एक और प्रकार है, वो है पोस्ट मॉडर्न एथनोग्राफी, जिसे हम कंटेम्प्ररी एथनोग्राफी भी कहते हैं। ये भी कुछ एथनोग्राफी का एक नया ही रूप अब आया है। जैसे हमने ऑटो एथनोग्राफी की बात की थी, वैसे ही इसमें जो वर्तमान समाज है उसकी जो चुनौतियां हैं और समस्याएं हैं, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। कोशिश की जाती है कि आज के समाज, वर्तमान समाज में जो लोग हैं उनकी चुनौतियों को समझने की और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास इस शोध माध्यम से होता है, शोध के माध्यम से होता है। इसमें जो दैनिक जीवन की जो जटिलताएं हैं उनकी खोज की जाती है कि आजकल वर्तमान समय में एक व्यक्ति का जीवन बहुत जटिल हो गया है। जटिलताएं किस किस प्रकार की हैं, यह अध्ययन का विषय वस्तु हो सकता है। ये जटिलताओं की खोज की जा सकती है, इस प्रकार के शोध का एक विषय वस्तु है। यहाँ पर एक उदाहरण जो मैंने प्रस्तुत किया है कि आज के वर्तमान समाज में, और वो भी जो एलिट क्लास है, जो उच्च वर्ग है, उसमें युवाओं में मादक द्रव्यों का सेवन का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। और ये उसका जो हम कह सकते हैं कि उनको ये ड्रग एडिक्शन की जो समस्या है ये बहुत हो गई है। तो इसमें इस तरीके से अब हम ये कंटेम्प्रेरी एथनोग्राफी में कि ये हम देख सकते हैं कि वो क्या जीवन शैली है, ऐसे युवाओं की क्या मूल्य हैं, क्या आदर्श हैं, वो किस तरीके से उन संबंध रखते हैं अपने माता पिता के संग, बड़ों के संग, अपने साथियों के संग, और जो अन्य लोगों के, समाज के अन्य लोगों के संग उनके क्या संबंध है, उनकी सामाजिक अंतर्क्रियाएं क्या हैं, उनके जीवन के उद्देश्य क्या हैं, ये उनके ड्रग एडिक्शन के पीछे इनके कौन से उनके पीछे कौन कौन से कारण रहे हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था रही है, उनके लालन पालन रहा है, या उनको बाल्यावस्था में उचित उन पर ध्यान नहीं दिया गया, यह रहा है। ये सब बातें जो सांस्कृतिक जो उनका जो संदर्भ रहा है वो क्या रहा है कि जिसके कारण ये ज़्यादा ड्रग एडिक्शन प्रचलन में है उनमें। तो ये एक अध्ययन का विषय वस्तु हो सकता है। अन्य विषय भी हो सकते हैं, जैसे कि आज इंटरनेट मीडिया बहुत प्रचलन में है, सोशल मीडिया का बहुत उपयोग हो रहा है। तो इसके सामाजिक सांस्कृतिक जो अनेक आयाम हैं वो भी अध्ययन के विषय वस्तु हो सकते हैं। आज हमारा पर्यावरण का बहुत ज़्यादा क्षरण हो रहा है, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और उससे जीवन शैली कैसे प्रभावित हो रही है लोगों की, यह भी अध्ययन का विषय वस्तु हो सकता है। तो ये कुछ चंद उदाहरण दिए हैं पोस्ट मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एथनोग्राफी के, और इसकी विधियाँ जैसे अन्य एथनोग्राफिक रिसर्चेस की विधियाँ हैं वो उसके विधियों के द्वारा ये संपन्न किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन हो सकता है, साक्षात्कार, अवलोकन हो सकता है, साक्षात्कार हो सकता है, और हम कुछ कभी कभी दस्तावेज़ों का भी जहाँ आवश्यक है और वो जो उपलब्ध हैं कुछ विषय वस्तु से संबंधित, उन दस्तावेज़ों का भी अध्ययन करके हम ये शोध कर सकते हैं। धन्यवाद।